तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है कि मुझसे काफ़ी लोगों ने ईमेल्स के ऊपर एंड कमेंट सेक्शन में पूछा है कि सर क्या आप पीएसयू कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा आंसर काफ़ी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रहता है, बट मैं आपको एक ब्रॉड मेंटल मॉडल या एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या पीएसयू कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप उनको ईजिली आंसर कर पाए इन सारी केस स्टडीज के साथ। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू स्मैश द सब्सक्राइब एंड द लाइक बटन। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग ये जानेंगे कि आपको पीएसयूज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीएसयू माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो पीएसयूज आए कैसे थे? तो 1947 के बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो इंडिया वाज फॉलोइंग दी पॉलिसी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। माने हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे हम जो सोशलिज्म है वहाँ से भी अच्छी चीज़ें उठा रहे थे, एंड वेरा जो कैपिटलिज्म है वहाँ से भी अच्छी चीज़ें उठा रहे थे। तो इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था बिटवीन 1956 टू 1961 या जो मिड 1950 से लेकर 1961 तक था, तो उसके अंदर प्लान का क्या था कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करना है। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों करनी है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करनी है। तो उस टाइम पे जो पीएसयूज है उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है सेटअप होना स्टार्ट हुआ। एंड 1969 में इंदिरा गांधी ने ऑलमोस्ट 14 बैंक्स नेशनलाइज कर दिए थे। तो 14 बैंक्स नेशनलाइज करने से आज भी जो नेशनलाइज बैंक्स देखते हैं तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ 1969। तो इस वजह से पीएसयूज का कॉन्सेप्ट आया। एंड आज इंडिया में क्लोज टू 365 पीएसयूज हैं, एंड ये पीएसयूज आर बेसिकली रन बाय द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट यहाँ पे जो जितनी भी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है गवर्नमेंट यहाँ पे हायर करती है। एंड काफ़ी सारे पीएसयूज में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी प्रमोटर पे ओनरशिप आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगी। ऑलमोस्ट कुछ पीएसयूज में तो आपको 70-75% जो ओनरशिप है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में दिखेगी। तो पीएसयूज का कॉन्सेप्ट ये है। तो पीएसयूज में हम ये जानते हैं कि पीएसयूज के अंदर क्या वेल्थ क्रिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो जो लोग पीएसयू के फेवर में है वो प्रोज क्या कहते हैं, एंड जो लोग पीएसयू के अगेंस्ट है वो कॉन्स में क्या कहते हैं। तो पहले हम जो पीएसयू के प्रोज है एक बार उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पीएसयू का क्या प्रो है कि कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, माने जो ऐसे रिसोर्सेज है उनके ऊपर इन कंपनीज का कंट्रोल है। सेकंड है ह्यूज स्केल इन फ्यू सेक्टर्स, माने कुछ सेक्टर के अंदर पीएसयूज का ह्यूज स्केल है। जैसे अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी का ह्यूज स्केल है। थर्ड फिर लाइसेंस बेस्ड मोनोपोली है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं आईआरसीटीसी का, तो आईआरसीटीसी के अलावा और कोई टिकट सेल नहीं कर रहा है इंडियन रेलवेज की, तो एक लाइसेंस बेस्ड मोनोपोली है। फोर्थ है चीप वैल्यूएशंस है। आज काफ़ी सारे पीएसयू की वैल्यूएशंस बहुत चीप है। एंड लास्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक सॉवरेन गारंटी है। सॉवरेन गारंटी माने कि पीएसयूज कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पीएसयूज डिफॉल्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर भी काफी लोग अपने अकाउंट्स खुलवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बार बार पीएसयू बैंक्स में भी सारे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक सॉवरेन गारंटी है, यहाँ पे एक सेफ्टी ऑफ कैपिटल है, एक पीस ऑफ माइंड है। तो मेरी फैमिली में भी जो काफी लोग हैं वो अपना अकाउंट जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पे खुलवाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। तो प्राइमरी रीजन ये है। एक लास्ट प्रो क्या है पीएसयूज में इन्वेस्ट करने का कि पीएसयूज की जो डिविडेंड डील है वो काफी ज्यादा रहती है। तो जैसे हम आरईसी का एग्जांपल देखते हैं, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, तो आरईसी का जो डिविडेंड डील है वो 10.3 to 10.4% के आसपास है। माने अगर आप 100 रुपए का स्टॉक लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10.4 रुपीज का उस स्टॉक में से डिविडेंड मिलेगा। तो पीएसयूज का जो डिविडेंड यील्ड है वो जनरली काफी अच्छा रहता है। इसका एक और रीजन भी क्यों है, क्योंकि पीएसयूज का जो मेजर प्रमोटर है दैट इज द गवर्नमेंट। एंड अगर पीएसयू कंपनीज बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, दैट इज द प्रमोटर। एंड प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट। तो इस वजह से पीएसयू कंपनीज का डिविडेंड यील्ड भी काफी ज्यादा रहता है। तो ये तो पीएसयू कंपनीज के कुछ प्रोज हैं। बट अब पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के, सबसे बड़ा कॉन के एक पीएसयू कंपनी में इन्वेस्ट करने का कि पीएसयू कंपनीज को काफ़ी बारी वो काम भी करने पड़ते हैं जो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम आज एग्जांपल लेते हैं सपोज जस्ट फॉर से एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी एक इतना जो इंडिया का जो पावर का एसेट है, इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट है, इतना ज़्यादा पावर जनरेशन ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा कैप्ड रहेगा 10-11% पे। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर 10-11% रिटर्न ऑन इक्विटी पे काम नहीं करना चाहेगा। तो एनटीपीसी को कभी कभी ऐसे भी प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ेंगे जो कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं उठाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। सेकंड कॉन क्या है कि पीएसयू इन्वेस्टिंग में जो वर्किंग कैपिटल है आपका हमेशा स्ट्रेच रहता है।
तो काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि डिफेंस सेक्टर अच्छा कर रहा है, डिफेंस सेक्टर आपको देखना चाहिए। पर डिफेंस सेक्टर में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप हमेशा जो पीएसयू अंडरटेकिंग्स को देख रहे हैं, या तो आप कंपनीज देख रहे हैं समथिंग लाइक भारत डायनामिक्स, या तो आप और भी कंपनीज देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है पीएसयूज लिस्टेड है, या तो अगर आप हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख रहे हैं तो भेल करके एक कंपनी लिस्टेड है। तो प्रॉब्लम क्या होती है डिफेंस सेक्टर में, या फिर जब भी आप गवर्नमेंट एंटिटीज में डील कर रहे हैं, कि डिफेंस सेक्टर में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटीज या ऐसे सब में क्या रहता है कि B2G बिजनेस होता है। माने अगर हम मिधानी का एग्जांपल लेते हैं, जो मिश्रा धातु निगम करके एक पीएसयू है जो ऑलमोस्ट मोनोपोली है, माने सुपर टाइटेनियम अलॉयज में ऑलमोस्ट 90 to 95% मार्केट शेयर है, एंड इतना टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बिजनेस है कि कोई और नहीं आ सकता। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो एट द एंड गवर्नमेंट ही है, एंड जहाँ पे गवर्नमेंट कस्टमर होती है वहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है कि जो आपके उधारी के दिन होते हैं, जो आपके रिसीवेबल डेज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जब भी हम रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल या फिर वो कैपिटल जो बिजनेस को चलाने में यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच रहता है, एंड जिन बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रेच होता है उनको वैल्यूएशन अच्छी नहीं मिलती। तो सेकेंड कॉन सबसे बड़ा पीएसयूज में इन्वेस्ट करने का ये। थर्ड कौन क्या है पीएसयू के अंदर इन्वेस्ट करने का, कि एक तो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, तो हम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के एग्जांपल देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो समीर अरोड़ा जो एक बहुत फेमस फंड मैनेजर है, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि टाटा मोटर्स का जो डीवीआर शेयर है वो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हैं। तो पीएसयू स्टॉक्स में भी अगर आप सोचा जाए तो एक नॉर्मल शेयर होल्डर है, सपोज करते हैं मैं एज अ शेयर होल्डर आज एक पीएसयू का स्टॉक ओन करता हूँ, तो एक तरीके का डिफरेंशियल वोटिंग राइट ही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कहेगी एट द एंड वही होएगा। तो जहाँ पे भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट रहता है वहाँ पे वो स्टॉक्स एट द एंड एक डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। ये इंडिया का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड भी एक कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड में भी आप देखेंगे क्लास बी या क्लास सी शेयर्स ट्रेड करते हैं। जो क्लास बी या क्लास सी शेयर्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, एज अ शेयर होल्डर आपके पास वोटिंग राइट्स की आपकी उतनी पावर नहीं है आपकी कंपनी के अंदर, तो वहां पे एक डिस्काउंट का एलिमेंट हमेशा रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स, एंड काफी लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते, एंड एक्चुअली में ये है। मैं आपको केस स्टडीज बताता हूँ। तो जब हमने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की बात करी है, अब हम पीएसयूज के अंदर केस स्टडीज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक का। ना सपोज करते हैं आप 2016, 2017 में या 2018 के आसपास पंजाब नेशनल बैंक के शेयर होल्डर थे, एंड आपका क्या बैठ था कि बहुत डिप्रेस्ड वैल्यूएशन है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन है, शायद से कभी ना कभी री रेटिंग होगी। बट री रेटिंग की जगह क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का फ्रॉड बाहर निकल के आया। यानी किसका फ्रॉड था, बेसिकली आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी का, वो वाला फ्रॉड यहाँ पे बाहर निकल के आया। यहाँ पे जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स थे एम्प्लॉयज ने मिलकर वो फर्ज करी थी, एंड जब ये फ्रॉड बाहर आया तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का फ्रॉड था, एंड पीएनबी का जो स्टॉक प्राइस है वहां से काफी हेविली टूटा। सो अगेन दिस वाज अ ब्लैक स्वॉन इवेंट। चाहे आप एक फॉरेंसिक ऑडिटर भी होते, एज अ शेयर होल्डर आप इस इवेंट को कभी भी इमेजिन ही नहीं कर पाते। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एज अ शेयर होल्डर क्या आप, अगर आपकी डीप वैल्यू बेट होती, क्या आप ऐसे स्कैम को कभी पकड़ पाते एज अ शेयर होल्डर सिटिंग आउटसाइड। मेरे ओपिनियन में शायद से मैं तो नहीं कर पाता, अगर आप कर पाते तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेकंड यहाँ पे केस स्टडी कौन सी है, IRCTC की। तो IRCTC में काफी ज्यादा वेल्थ जनरेशन हुई है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 3 to 4 बैगर ये स्टॉक बना है, एंड पीएसयू सेक्टर के अंदर ये होना काफी रेयर रहता है, स्पेशली एक IPO के साथ। बट IRCTC के अंदर रिसेंटली क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो सकते हैं, तो IRCTC कन्वीनियंस फी चार्ज करती है। तो जब भी ऑनलाइन टिकट बुक होती है, अगर नॉन AC टिकट बुक हो रही है तो 15 रुपीज IRCTC चार्ज करती है, अगर AC टिकट बुक हो रही है तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज चार्ज करती है, विच इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 20 रुपीज। अगर आप कोई नॉन AC टिकट बुक करते हैं तो 20 रुपीज के आसपास जो IRCTC है उसको कन्वीनियंस चार्ज मिलता है। बट 2016-2018 के अंदर पहले ही इन्वेस्टर्स को एक रिस्क दिख रहा था कि जब IRCTC का DRHP आया था, तो 2016 to 2018 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो IRCTC की ये जो कन्वीनियंस फी थी ये वेव्ड ऑफ कर गई थी। बट 2019-2020 के अंदर ये फीस वापस आ गई थी। पर 2021 के अंदर क्या हुआ, व्हेन स्टॉक वाज डूइंग रियली वेल, माने स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर जाते जा रही थी, तो एकदम जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन्होंने अनाउंस करा कि हमारी रेवेन्यू शेयरिंग होगी। क्या रेवेन्यू शेयरिंग होगी कि ये जो कन्वीनियंस फी है इसमें से 50% हम लोगों को मिलेगा एंड 50% आप लोगों के पास जाएगा। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज स्टॉक ऑलमोस्ट 29% टैंक कर गया विद इन 1 डे। इवन दो जब ये न्यूज आई उसके 1-2 दिन बाद, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखा कि इतना ज़्यादा रिएक्शन आ गया स्टॉक प्राइस में, तो गवर्नमेंट को ये कन्वीनियंस फी का ये जो उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए, तो इसको रोल बैक करना पड़ गया। बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट तो डेंट हो ही गया था कि पीएसयू बिजनेस के अंदर ये तो हो ही सकता है। इस वजह से पीएसयू बिजनेस के अंदर एक डिस्काउंट का एलिमेंट रहता है। तो एक बार हम केस स्टडी 3 के ऊपर चलते हैं। इस केस स्टडी में हम हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे। तो 1990s में जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए,
तो क्या हुआ कि इंपोर्ट्स भी आने लग गए। तो हिंदुस्तान जिंक एंड सिल्वर का प्रोड्यूसर था, बट हिंदुस्तान जिंक के जो माइनिंग ऑपरेशंस थे ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस थे, माने अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं करते थे। तो ओपन कास्ट माइनिंग इज मच मोर इनएफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग। तो क्योंकि सिल्वर एंड जिंक नॉन स्ट्रेटेजिक था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस अपने स्टेक को डाइवेस्ट कर दिया। तो 45% स्टेक इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 770 करोड़ का जो अनिल अग्रवाल की कंपनी स्टरलाइट उनको सेल करा। एंड साथ साथ गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट इस बिजनेस के अंदर 400 करोड़ का 30% स्टेक मेंटेन करा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली इस बिजनेस के अंदर जो बेसिकली गवर्नमेंट का 400 करोड़ का स्टेक था, आज वो ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ का हो गया। एंड सेकेंडली इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ कि ये बिजनेस वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट जिंक का प्रोड्यूसर बन गए, एंड साथ साथ वर्ल्ड में टॉप 10 लार्जेस्ट सिल्वर का भी प्रोड्यूसर बन गए। सो दिस इज द चेंज दैट हैपेंड। ऐसा चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग से दे वेंट फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग, एंड जिंक का वर्ल्ड में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक बन गया। Now this example just shows that the power of basically divestment क्या हो सकती है। अगर प्राइवेटाइजेशन होती है PSU एसेट्स की, तो PSU एसेट्स में बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है, बट क्योंकि इनएफिशिएंटली मैनेज्ड है, इस वजह से मार्केट कैप नहीं मिल पाता। सो दिस इज जस्ट दैट टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम अगली केस स्टडी की बात करते हैं। यहाँ पे हम ONGC की बात करते हैं। एंड ONGC का बिजनेस ऐसा है कि मेरे को काफ़ी डीप वैल्यू इन्वेस्टर्स ने बोला कि आपको ONGC लेना चाहिए, आपको ONGC देखना चाहिए, बट मैं ONGC क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि यहाँ पे एक खराब केस स्टडी क्या रहती है कि ONGC को ऑयल और गैस की जो सब्सिडी है वो शेयर करनी पड़ती है। तो ONGC का यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ONGC ने ऑलमोस्ट लास्ट 11 ईयर्स के अंदर 2,72,000 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के साथ शेयर करी है, माने ऑयल एंड गैस का इनको सब्सिडी देना पड़ता है। साथ साथ अगर हम इंडियन ऑयल एंड BPCL की बात करते हैं, तो इलेक्शन के पास क्या प्रॉब्लम होती है कि इन कंपनीज को बोला जाता है कि आप आगे एंड कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन ना कीजिए, क्योंकि अगर आप एंड कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन करेंगे तो अगेन प्राइस इन्फ्लेशन दिखेगी ऑयल के अंदर, तो विच इज़ अ वेरी की इशू फॉर इलेक्शंस। तो इस वजह से PSUs के अंदर ये छोटे मोटे रिस्क तो रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो अनिल अग्रवाल है उनका क्या सजेशन है कि जो PSU कंपनीज है इनको एज कॉर्पोरेट्स बना देना चाहिए, माने PSU कंपनीज की कॉर्पोरेटाइजेशन है वो हो जानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ही ओनर होती हैं। तो अगर आप IEX का एग्जांपल लेंगे तो IEX में आप देखेंगे कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही ओनर्स हैं। तो कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या होएगा कि PSU कंपनीज में भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स आएंगी, एंड अगर म्यूचुअल फंड्स या पेंशन फंड्स या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ओनर बनती है तो एसेट्स की जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो सकती है। So this was the case study on the PSU sector। एंड अगर हम PSU सेक्टर का लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं तो PSU सेक्टर का एक इंडेक्स बना हुआ है। तो अगर आप PSU सेक्टर का ये इंडेक्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट लास्ट 22 ईयर्स में ये इंडेक्स ऑलमोस्ट सिर्फ 8 बैगर के आसपास है। तो वो भी एक स्मॉल बेस इफेक्ट था 1999 या 2000 में, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। बट 2005 से लेके या 2006 से लेके आज तक इस इंडेक्स के अंदर इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बना, एंड इंडेक्स मोस्टली फ्लैट ही है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से PSU कंपनी सफ़र करती है। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि हमें PSU सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या PSU सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आर दे अ वैल्यू बाय और आर दे अ वैल्यू ट्रैप? तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू बाय है तो वैल्यू बाय रख देना। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी वैल्यू ट्रैप है तो कमेंट सेक्शन में डू राइट वैल्यू ट्रैप। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।